आपका आभार। आज के कार्यक्रम के परम सम्माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री मान्यवर दिनेश जी शर्मा साहब, विश्व के जो बड़े देश हैं तो भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या को अगर छोड़ दें तो पांचवा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। ब्राजील की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश से कम है। तो ऐसे जो विश्व के राष्ट्रों की सूची अगर बनाए तो उसमें पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे बृहद प्रदेश के मान्यवर उप मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में यह आज की संगोष्ठी हम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय आलोक कुमार जी राय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, और इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिष्ठाता, संकाय सदस्य, छात्र, रिसर्च स्कॉलर्स एवं अन्य आगंतुक अतिथि महानुभाव। भारत एक प्रकार से हम कहें तो विश्व का अनेक प्रकार से एक महाद्वीपीय लक्षणों से युक्त देश है। यूरोप की पूरी जनसंख्या 70 करोड़ है, हम 138 करोड़ हैं। तो एक प्रकार से महाद्वीपीय लक्षणों से युक्त जो भारत है, विश्व की सर्वाधिक 20% यूथ पॉपुलेशन भारत के पास है। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि 18 करोड़ हेक्टेयर भारत के पास है। हमसे 4 गुने बड़े क्षेत्रफल वाले देश हो सकते हैं, रूस हो सकता है, चाइना हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, लेकिन खेती योग्य जमीन भारत के पास सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी भारत के पास ही हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस 6 करोड़ 34 लाख, वह भी भारत में है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भारत अपने आप में महाद्वीपीय लक्षणों से युक्त एक देश है और जिसका आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, पराधीन कहूँ सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। और हितोपदेश में तो यहाँ तक कहा है कि यदि पराधीन व्यक्ति को जीवित कहें तो मृत किसे कहेंगे। अर्थात आज के समय में स्वावलंबन हमारे लिए एक कहें कि लक्ष्य बोध वाला वाक्य हो गया। इसके साथ ही आज अगर हम देखें तो कोई भी देश वहाँ की शिक्षा के अनुपात में ही विकसित होता है। वहाँ का अर्थतंत्र, वहाँ का ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जीवन मूल्य, सभी कुछ शिक्षा के अनुपात में विकसित होते हैं, न उससे अधिक न उससे कम। और भारत केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, भारत हमेशा से विश्व की आशा की किरण रहा है। और मत्स्य पुराण आदि कई ग्रंथों में तो भारत शब्द की व्युत्पत्ति ही इस प्रकार बताई गई है कि जो विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ देश है वह भारत है। ऐसा अनेक जगह परिभाषाएं दी हैं। और यदि हम देखें एंगस मैडिसन को OECD कंट्रीज, औद्योगिक देशों ने पूछा था कि क्या तुम विश्व का 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिख सकते हो क्या? उसने कहा कि हाँ, मुझे 40 अर्थशास्त्री चाहिए, 20 आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, 10 एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऐसे उन्होंने 130 बड़े बड़े वैज्ञानिक मांगे और उनको एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया गया और उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण करके और वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री अ मिलेनियम पर्सपेक्टिव लिखा। और उसमें उन्होंने लिखा कि सन 0 AD से 1500 AD तक वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का कंट्रीब्यूशन 34% था और मुगल टर्बुलेंस के बाद भी 1700 तक भी यह 22% था। तो कहने का तात्पर्य है कि पारंपरिक रूप से भी भारत एक प्रकार से विश्व की आशा का केंद्र रहा है। अब थोड़ा सा आज के समय की यदि हम चुनौतियों को देखें तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में आज हमारा कंट्रीब्यूशन 3% है, जबकि हम वर्ल्ड की 17.6% पॉपुलेशन है। चाइना भी लगभग वर्ल्ड की 18.4% पॉपुलेशन का निर्माण करता है, लेकिन उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 28% कंट्रीब्यूशन है। 1986 में चाइना की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 15 to 20% कम थी। आज वह 4.5 गुनी हुई है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसमें शिक्षा का होता है। उदाहरण के लिए चाइनीज जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं प्रतिवर्ष 13.5 लाख पेटेंट रजिस्टर कराते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।
हम अपने देश के हमारे स्कॉलर करीब 50-52 हजार पेटेंट्स रजिस्टर कराते हैं। यह जो 50-52 हजार पेटेंट्स और 13.5 लाख पेटेंट्स का अंतर है, यह रिफ्लेक्ट होता है चाइना का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में जो क्लाउड बनता है। लेकिन अब मूल बात जो यदि हम करें तो इस वर्तमान शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 6ठी कक्षा से ही वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की है। यहाँ पर यह अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। 1936 में श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने नागपुर और मुंबई विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत भाषण दिए थे तब भी उन्होंने वोकेशनलाइजेशन की बात की। तो एक प्रकार से अभी वर्तमान इस नीति में जो शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात कही है और 6ठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात की है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो आने वाला समय चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होगा, चाहे हमारी कृषि हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य रक्षा हो, डायग्नोस्टिक्स हो, थेरापेटिक्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग होगा। और इसके कारण हमने जो 6ठी कक्षा से ही कोडिंग और दूसरी जो वोकेशंस में छात्रों को तैयार करने की बात कही है, तो आने वाला जो नॉलेज का एरा है, तो यह जो ज्ञान के इस दौर में निश्चित रूप से भारत अपना वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके साथ ही एक और बात इस शिक्षा नीति में कही, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड में हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में सिंगापुर जो भारत उससे तुलना में 5000 गुना बड़ा है, फिर भी सिंगापुर के हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हमारी तुलना में 7.5 गुने हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और इसके साथ ही साथ पीएचडी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो प्रावधान किए गए हैं, उससे निश्चित रूप से भारत इस गैप को ब्रिज करेगा और हम विश्व के अग्रणी देशों में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर्वाधिक बल जो दिया गया है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और भी दूसरे सारे आधुनिक विषयों पर पर्याप्त बल दिया है। एक और बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि भारत के पास, जैसा मैंने कहा, सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन है 18 करोड़ हेक्टेयर, जिसमें से केवल 7 करोड़ हेक्टेयर सिंचित है। और जो हमारा 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर प्रतिवर्ष व्यर्थ जाता है, उसका ठीक उपयोग करें तो हम कम से कम 15 से 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकते हैं। यदि हम अपने देश की 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित कर लें तो विश्व की 500 करोड़ जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करके भारत विश्व की खाद्य महाशक्ति बन सकता है। और आज हम किसान की आय को बढ़ाने में अनेक बाधाएं हैं कि अगर गेहूं या चावल के दाम 2 रुपए किलो भी बढ़ जाएंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसान को पार्ट ऑफ फूड सिस्टम बना लिया जाए, पार्ट ऑफ फूड सिस्टम यानी कि जो जीरो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, उनको यदि हम गाँवों में लोकेट कर सकें और उसमें पार्टनरशिप फार्मर की हो, जैसे किसान गेहूं की बजाय आटा, मैदा, सूजी, बेकरी के प्रोडक्ट्स, केक आदि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर बेचता है, टमाटर या आलू की बजाय उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस, फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, इन सब के माध्यम से यदि करें, और मुझे लगता है कि यदि हम अपने सारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यदि 2 या 4 क्रेडिट का एक कोर्स विलेज लेवल एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज लेवल कोऑपरेटिव्स, ऑफ फार्मर कोऑपरेटिव्स, इन सबके निर्माण और किस प्रकार से ये कृषि पदार्थ जो गांवों में होते हैं उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी किस प्रकार की हो, यदि हम अपने, चाहे वो बीकॉम एमबीए किए हुए हों, चाहे बीटेक किए हुए छात्र हों, अगर हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय 2 से 4 क्रेडिट का एक कोर्स अगर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का इंट्रोड्यूस करें तो मुझे लगता है कि देश के बड़ी संख्या में युवा जो अपना स्नातक और स्नातकोत्तर या पीएचडी करके भी अपने गांव में लौटेंगे तो वो उस प्रकार का प्रयोग खड़ा कर सकेंगे। यहाँ मुझे एक उदाहरण देना बहुत अच्छा लग रहा है। 1945 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम बनाई थी और बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध कलेक्ट करने के लिए पॉल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को जिम्मेदारी दी थी। उससे खेड़ा छोटा कस्बा था, वहां के 126 किसान जिनका पर डे मिल्क कलेक्शन 247 लीटर होता था, 2 लीटर पर फार्मर दूध होने के लिए भी 2
252 होना चाहिए था। उन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उन्होंने बॉम्बे मिल्क स्कीम को कहा कि आपको हम अपना दूध यहाँ लाके हम डिलीवर करेंगे, हमारी कोऑपरेटिव। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने हड़ताल कर दी। तो उसके बाद में बॉम्बे मिल्क स्कीम ने एग्री किया और लगभग जो है यूं देखें तो 450 किलोमीटर दूर 247 लीटर दूध पर डे डिलीवर करने के लिए जो कोऑपरेटिव बनी, धीरे धीरे वो अमूल कोऑपरेटिव बनी। आज उसका 38,000 करोड़ रुपए का बिक्री है। और अमूल की देखा देखी देश के 22 प्रदेशों ने वैसे ही 3 टियर कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशंस बनाए और भारत विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया उसकी बदौलत। और वर्ल्ड में पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है वह 350 मिलीलीटर है, हमारे देश में 450 मिलीलीटर है। ये उस समय के उन किसानों की 136 अनपढ़ किसान जिनका पर डे सेलेबल मिल्क 2 लीटर भी नहीं होता था, उनकी पहल थी। मुझे लगता है कि आज यदि हम अपने जो देश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय उन सभी में यदि यह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का पाठ्यक्रम अगर प्रारंभ करते हैं तो मुझे लगता है कि किसान की आय को 4 गुना करना बहुत आसान हो जाएगा। और हमारे जो 225 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी में जो आज 15-16% जो कृषि का योगदान है वह एकदम बढ़ के 4 गुना हो सकता है। और आज के समय में भारत में सर्वाधिक ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी शिक्षा में यह जो वैल्यू एडिशन और इन सारी बातों का अगर समावेश करते हैं तो निश्चित रूप से एक चमत्कार किया जा सकता है। दूसरा, जो शिक्षा नीति आई है इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात बहुत ज्यादा की है। उदाहरण के लिए आज जितने इनोवेशंस हो रहे हैं सारे इंटरडिसिप्लिनरी हैं। उदाहरण के लिए आज इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बन रहे हैं कि लकवे का पेशेंट जो बोल नहीं सकता है, न्यूरोफिजिशियंस ने ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि वो ब्रेन के न्यूरॉन्स के इंपल्सेस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उनको वो उस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लोगों ने ऐसे सेंसर्स डेवलप किए हैं कि वो उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं उन स्पंदनों को, बिग डेटा एनालिसिस, वहां से मशीन लर्निंग और वहां से अल्टीमेटली वो ऑडिबल वॉइस में यानी ब्रेन टू ऑडिबल स्पीच, और वह उसका अटेंडेंट है उसे पता चल जाएगा कि इसे पानी पीना है। तो कहने का मतलब आज यह है कि जिस प्रकार के आज इनोवेशंस हो रहे हैं और इस नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार की इनोवेटिवनेस को स्थान दिया है, निश्चित रूप से यह हम एक तरह से भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में निश्चित आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही छात्रों को तर्क क्षमता और छात्रों में एक रीजनिंग और एनालिसिस की एबिलिटी डेवलप करने के लिए पाठ्यक्रम की मात्रा कम करके उनके तार्किक विश्लेषण की क्षमता विकसित करने की बात कही है। इसके साथ ही जो अर्ली चाइल्डहुड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कही है, उससे एक प्रकार से 3 वर्ष की आयु से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो यह सारा आज हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह कर सकता है। और भारत की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से एक बात और भी आवश्यक हो जाती है, शिक्षा का जो उसमें योगदान। आज हमारे देश में शिक्षा की 4 प्रमुख समस्याएं हैं। एक है क्वालिटी एंड इनोवेटिवनेस की, उसका हमारे इससे नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इस समस्या का हल किया है। कुछ रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटीज भी बनाने की बात कही है। इसके साथ ही दूसरी समस्या होती है हमारी शिक्षा, हमारे नेशनल इथोस, राष्ट्रीय आचार विचार से दूर होती चली जा रही है। आज देश पूरी दुनिया में 50 से अधिक अध्ययन हो गए कि आगे बाहर से नहीं आए। कॉल्डवेल और मैक्समूलर ने जब कहा था कि 3000 बीसी में आगे बाहर से आए, अब तो हमारे देश की 2 आईआईटी ने अनुसंधान के कह दिया कि नहीं, 4000 बीसी में ये सभ्यताएं उजड़ गई थी और 300 साल तक मौसम के झंझावातों से उजड़ी थी और बहुत साइंटिफिक स्टडीज आ गई। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पाठ्यक्रमों में वो सारी बातें भी जोड़ने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जो हमारे इस शिक्षा में कॉम्बिनेशंस की जो छूट दी है, व्यक्ति फिजिक्स के साथ भी संस्कृत पढ़ सकता है। आज हम देखें तो मॉडर्न फिजिक्स कहती है पूरा ब्रह्मांड जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में 500-400 अरब तारे हैं और ये पूरा बना है 1/4 एनर्जी से और 3/4 डार्क एनर्जी। हमारे यहाँ एक श्लोक है यजुर्वेद में, त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुष, जिसका अर्थ यह है कि इस विराट ब्रह्म के एक पाद में ये संपूर्ण दृश्य जगत है, 3 पाद अनंत अंतरिक्ष में विलीन है। यानी कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ऐसे हमारा अभी चूंकि समय सीमा मेरी पूरी होने को है, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां हमारे आचार विचार और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से, और अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ
कि हमारे शिक्षा के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशन हैज फेल्ड टू इनग्रेन एथिक्स एंड वैल्यूज इन द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। एक इतना सा उदाहरण मैं दे देना चाहता हूँ। मेगास्थनीज जो 2300 साल पहले भारत में यूनान के राजदूत के रूप में रहे थे, उन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा भारत में धर्म की मर्यादा इतनी ऊंची है कि अगर दो राजाओं के सशस्त्र सैनिक भी युद्धरत होते हैं तो आसपास किसानों के परिवार, पुरुष, स्त्री, बच्चे अपने खेतों में निर्भय होकर काम करते हैं, क्योंकि धर्म यह कहता है कि एक सशस्त्र सैनिक दूसरे सशस्त्र सैनिक पर ही आघात कर सकता है और निहत्थी प्रजा चाहे शत्रु राजा की ही क्यों न हो, वो उसको उत्पीड़ित नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यह है उस समय की हमारी शिक्षा, परिवारों के जीवन मूल्य कैसे थे। तो मुझे लगता है कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये हमारे इन चारों समस्याओं का समाधान करेगी, जहां एक तरफ क्वालिटी और इनोवेटिवनेस बढ़ा के भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करके, और न केवल हम स्वावलंबी बनेंगे बल्कि हम पूरे विश्व के लिए एक प्रकार से आशा की किरण बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग और अपने सारे इनोवेशंस के आधार पे। और हमारी शिक्षा को हम अपने आचार विचार और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से भी जोड़ सकेंगे, और साथ ही साथ हम अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बिहेवियर और कंडक्ट में एथिक्स एंड वैल्यूज को भी इनग्रेन कर सकेंगे। मुझे लगता है कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य हमने तय किया है, निश्चित रूप से भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर अभिषिक्त करेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं, और एक बार मैं पुनः माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के प्रति अपना सम्मान पूर्वक अभिवादन व्यक्त करता हूं। आप सबका आभार।